जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आपके BSSC इंटर स्तरीय के एग्जाम को देखते हुए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं, जिसका ये आज का 11वां सेट है। इसके पहले और जितने भी सेट कराए जा चुके हैं, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट से सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ BSSC इंटर स्तरीय के प्रीवियस ईयर के भी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए हम प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 कहता है कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों का एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? यानी सबसे पहले तो आप इस चीज को नोट कर लेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी NDC की बात कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को। इसके बाद बता रहा है कि किस जिले में जो है वो लागू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इटावा और गोरखपुर। ये कहाँ के जिले हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से बात कर ले थोड़ी सी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है क्या। तो एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नवीन साधनों का खोज करके, किस तरह के नवीन साधनों यानी नए नए साधनों का खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये एक योजना था। ठीक है, एक चीज और आप पॉइंट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जो कि मोस्ट VVI पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि मैं जो भी VVI पॉइंट बताऊंगा वो आपको किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, एकदम निश्चित छपेगा। आप इसको गांठ बांध लीजिए। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्या है? लिख लीजिए, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब लागू किया गया था या कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर। ये भी 2 अक्टूबर 1953 को, ये 1952, ये 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो आपसे पूछ रहा है कि लिंगानुपात क्या है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 918। अच्छा, ध्यान में रखेंगे, ये तो बिहार में लिंगानुपात बता दिया। अगर हम आपसे पूछ दे कि बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, यानी सब 2011 के अनुसार है, तो शिशु लिंगानुपात 935 है। ध्यान में रखेंगे कितना है? 935 है। अगर हम आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किस देश का किस जिले का है बिहार का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? गोपालगंज। कितना? 1021। यानी गोपालगंज का जो है दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात है 1021। जबकि सबसे कम, अगर सबसे कम पूछेगा तो आप मुंगेर जिले का लगाएंगे। कहां लगाएंगे दोस्तों? मुंगेर जिले का। कितना? 876। इसलिए मैं आपको फैक्ट बताया ताकि आप बिहार से एग्जाम संबंधित है और एग्जामिनर का कब दिमाग क्या काम करेगा इस चीज का कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है, यानी कब, किस में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 29 और 30 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि कमला की सहायक नदी कौन सी है? तो कमला की जो दोस्तों सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोनी नदी भी है, ढोरी भी है, बलान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों के तीनों कमला की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो आप तो पहले देखेंगे, अगर चाहे तो आप ऑप्शन से भी काट सकते हैं। ठीक है, महानदी डेल्टा। इस क्षेत्र में बहुत सारे उपजाऊ भूमि है, तो डेल्टा वाला क्षेत्र कभी भी सूखाग्रस्त नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो काट दीजिए। बाकी बचा तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तो तमिलनाडु ऑलरेडी ऐसा एरिया है जो कि पहले तो कि बे ऑफ बंगाल से जुड़ता है। साथ ही साथ जब बे ऑफ बंगाल से जुड़ता है तो कभी भी सूखाग्रस्त हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जनरली यहां पे बारिश होता है। तो आपका आंसर क्या निकल के आता है? ऑप्शन नंबर 3 और रॉयल सीमा। अगर रॉयल सीमा की बात कर ले तो रॉयल सीमा कौन है? ये तो आंध्र प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र। ध्यान में रखेंगे कहां है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कहता है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, इस चीज को आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो स्टेट जिसको क्वेश्चन आप बोलते हैं, तो 7-6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अच्छा, ये माउंट बेटन योजना था क्या? तो ध्यान में रखेंगे कि लॉर्ड माउंट बेटन भारत के अंतिम वायसराय, क्या अंतिम वायसराय और
प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये तो ठीक है। अच्छा, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसका आधार क्या था, यानी किस आधार पर विभाजन किया गया था, तो आप नोट करेंगे धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। एक और मिशन था क्रिप्स मिशन, इस पे चर्चा किया गया है। तो क्रिप्स मिशन जब है भारत कब आया था, तो बताएं, लिखेंगे कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी में, क्या 1942 ईस्वी में स्टेफोर्ड क्रिप्स के टाइम में जो है नेतृत्व में भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 कहता है कि अफीम के पौधे किस भाग से बनाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फूल। ये सब क्वेश्चन आप रटे होंगे क्या, ये सब रास्ता चलते हुए लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भूकंप होने से क्या होता है। अच्छा, भूकंप होने से वर्षा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। बारूद विस्फोट होगा, नहीं। आंधी तूफान आएगी, नहीं। ये तो साइक्लोन में होता है, चक्रवात में। तो एक ही तो ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, दरार। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर कहता है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए। ध्यान में रखेंगे, ये किसी का दोस्त नहीं बल्कि इनका नाम ही था दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है। तो ये किनके त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा, ठीक है। ये चीज एक बात और बताएंगे कि ये दोस्त मोहम्मद खां का जो जिक्र होता है, ये हकीकत में ये अफगानिस्तान का शासक था। कहां का शासक था, अफगानिस्तान का शासक था, ध्यान में रखिएगा। ये इन्होंने एक वंश की स्थापना की थी, उस वंश का नाम क्या था, तो नोट कर लीजिए, वराक जय। क्या नाम था, वराक जय वंश का ये संस्थापक था, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखें देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कहता है कि मठ, चैत्य एवं स्तूप किस धर्म से संबंधित है। अगर आपके दिमाग से मठ उतर जाए, चैत्य उतर जाए, तो स्तूप तो समझ में आता है ना। आप डायरेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, बिहार के वैशाली में। ध्यान में रखेंगे। सारनाथ में क्या था, तो सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। कपिल वस्तु में इनका महापरिनिर्वाण हो गया था, जबकि गया यानी बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13वां प्रश्न कहता है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है। क्या मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह मुद्रास्फीति को रोकता है। ये तो गलत है, ये मुद्रास्फीति को रोकता नहीं बल्कि इसके अधिक प्रचलन से मुद्रास्फीति होती है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14वां प्रश्न कहता है कि एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें सारे के सारे लगभग जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी फैक्ट बताऊंगा वो बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो एलिसा परीक्षण का जो है किसे पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, एड्स। अच्छा, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। अच्छा, एलिसा है यहाँ पे, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप देखेंगे E4 एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ध्यान में रखेंगे, क्या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी है दोस्तों, ये B.R. मेहता है, आप भूलेंगे नहीं। B.R. मेहता का मतलब क्या है, बलवंत राय मेहता, ठीक है, क्या बलवंत राय मेहता। ये तो पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी इन्होंने रखा था। एक और चीज है, नोट कर लीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो खास करके बीपीएससी का भी प्रिपरेशन जो लोग कर रहे होंगे उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है दोस्तों वो 2006 में पारित हुआ था। इस चीज को नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6वां प्रश्न कहता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजकोषीय नीति का, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, घाटे की वित्त व्यवस्था को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, हिनार्थ।
ध्यान में रखेंगे। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हिनार्थ के भी नाम से इसको घाटे के बीच व्यवस्था को जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? निर्वासन का मतलब क्या? गायब रहा। ठीक है, तो एक ही जो है मुगल शासक का नाम आता है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं का। ध्यान में रखिएगा, इसके साथ 2 इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था। किसके साथ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जो कि अफगान शासक था। एक तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, 1539 में चौसा का युद्ध, और 1540 में बेलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध। जब 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ, तभी ये जो है 1540 से लेकर के लगभग 1555 ईस्वी तक ये गायब रहा था। क्यों? डर के वजह से, है ना। कहा जाता है इसके बारे में कि इसकी जिंदगी भागते दौड़ते ही शुरू हुई थी और इसकी मौत भी जो है भागते दौड़ते ही समाप्त हो गया था। कहा जाता है कि सीढ़ियों से गिर करके इसकी मौत हो गई थी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं। अगला प्रश्न है कि गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 बहमनी राज्य की एक राजधानी थी। अगर हम बहमनी राज्य की बात कर ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में किसने की थी? हसन गंगू ने। किसने? नाम नोट कर लीजिए, हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19वां प्रश्न कहता है कि अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अल बरूनी जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद गजनवी के राज्यकाल का जो है वर्णन किया है। मोहम्मद गजनवी कौन था? तो मोहम्मद गजनवी जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ध्यान में रखेंगे, कितने बार? 17 बार। अल बरूनी का एक फेमस बुक है, आपको पता होगा। अल बरूनी का एक फेमस बुक क्या है? नोट कर लीजिए, किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताबुल हिंद, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत की खोज, है ना। लेकिन जब आपसे पूछ दे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी वो भी भारत की खोज ही है, तब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे। ध्यान में रहे। और जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछ दे तो आप मेघनाथ देसाई लगाएंगे। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अगर आप मेरे सेट को देखेंगे, प्रैक्टिस देखेंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट को, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था? यानी तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है, ये कितने नंबर के गुरु थे दोस्तों? तो गुरु तेग बहादुर जो थे वो 9वें क्रम के गुरु थे। कौन में? कितने नंबर के? 9वें क्रम के ये गुरु थे। ध्यान में रखेंगे। अगर गुरु तेग बहादुर की मृत्यु की बात कर ले तो 1675 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसको मृत्यु दंड क्यों दिया था? तो ध्यान में रखिएगा कि औरंगजेब ने आरोप लगाया कि उसने राजकुमार अकबर, क्या है? राजकुमार अकबर को आर्थिक मदद एवं आशीर्वाद दिया। ये राजकुमार अकबर कहां से आ गया? तो ये औरंगजेब का जो है वो विद्रोही पुत्र था। ध्यान में रखिएगा। और इसी को उन्होंने मदद किया था जहांगीर ने। यही वजह था कि उनको इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। ध्यान में रखेंगे। जहांगीर नहीं, औरंगजेब ने किसको दिया था? गुरु तेग बहादुर को। जबकि जहांगीर ने जो है वो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिलवाया था, जो कि 5वें गुरु थे। ये कब दिलवाया था इनको? 1606 ईस्वी में फांसी पे इन्होंने चढ़वा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 तेग बहादुर, औरंगजेब, और जबकि अर्जुन देव, जहांगीर। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 21वां प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान में रखिएगा। अगर हम आपसे पूछ देते इसकी मृत्यु कब हुई थी इनकी, तो 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम में युद्ध लड़ते वक्त। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। कौन था दोस्तों? ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली उस समय का गवर्नर जनरल था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22वां प्रश्न है कि मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीन, मध्य एशिया, वर्मा, दक्षिणी एशिया एवं कुछ पश्चिमी देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न कहता है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली में।
ठीक है, कब हुई थी? 1928 में। कहाँ? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित जो बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ध्यान में रखिएगा, किसने? चंद्रशेखर आजाद ने, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? लिख लीजिए, नोट देगा, काम देगा, नोट कर लीजिए। तो जावा गर्त जो है दोस्तों किस महासागर का जो है सबसे गहरा पॉइंट है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिंद महासागर का। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनटू दिस लास्ट। क्या है? अनटू दिस लास्ट। अच्छा, इस पुस्तक के राइटर कौन थे, लेखक कौन थे? तो नोट कर लीजिए, जॉन रॉकिंस। किसने? जॉन रॉकिंस ने जो है दोस्तों द अन टू दिस लास्ट पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है कि बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो दैनिक समाचार पत्र के जब भी जिक्र आएगा तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, सर्वहितैषी। इसकी जो है प्रकाशन कब हुई थी? तो 1890 ईस्वी में। कब? 1890 ईस्वी में। जबकि द बिहार हेल्ड, क्या नाम था? इसको मैंने पिछले सेट में बताया है, लिख लीजिए, काम देगा। द बिहार हेराल्ड, लिख लीजिएगा। द बिहार हेराल्ड की जो शुरुआत थी दोस्तों 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। ध्यान में रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? ये मैच कराने वाला है। ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि मेरे शरीर पे, माफ कीजिएगा, हाँ, मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगी या सिद्ध होगी। तो इसका जो पहला तो आंसर मैच कराएंगे, क्या है? एक का ऑप्शन नंबर 3 है ना। अगर हम आपको और देख लें कि हमने घुटने टोक टेक कर जो है रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट रहा था। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता, या फिर आप ऐसे देखेंगे इनकलाब जिंदाबाद, ये किसका था? तो भगत सिंह का। इसके बाद क्या बचा? सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, ये किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रह किसे चुना गया था? ध्यान में रखेंगे, दूसरा सत्याग्रह। अभी पहला, दूसरा, तीसरा मैं तीनों बताऊंगा। तो दूसरा सत्याग्रह किसे चुना गया था? तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये तो दूसरा हो गया। प्रथम कौन थे? तो विनोबा भावे। नोट कर लीजिए, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। लिख लीजिए, काम देगा आपको। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 29 देखेंगे। 29वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, उग्रवादी विचारधारा। जब भी उग्रवादी विचारधारा का नाम आए या आपको नाम आए लाल बाल पाल, क्या? लाल बाल पाल, ये तीनों का संबंध जो था दोस्तों वो उग्रवादी से। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ये उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? 30वां प्रश्न कहता है कि 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 30 का 4, चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इलाहाबाद के आनंद भवन में। कहां? इलाहाबाद के आनंद भवन में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जलोढ़ मिट्टी से। किस मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी से। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात कर लें तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जलोढ़ मिट्टी होता है। कौन कौन? पहला लिख लीजिए, भाबर। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर। ठीक है, बांगर या बंगार मिलेगा आपको कहीं कहीं देखने को, बांगड़, और चौथा जो है वो खादर। भूलेंगे नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का आदेश है? तो रिट जारी करने का आदेश किस में दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 32।
ये सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, उच्च न्यायालय अगर रिट जारी करना चाहे तो कौन सा अनुच्छेद का अप्लाई करेगा, तो अनुच्छेद 226। बाकी देख लीजिए वो 214 सॉरी अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो ये क्या बोलते हैं, समक्ष समानता जो है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 16 जो है ये 16 ये नौकरियों में जो है समान अवसर का जिक्र करता है, ध्यान में रखेंगे। यानी 14 में विधि के समक्ष समानता, जबकि अनुच्छेद 16 में जो है दोस्तों क्या है, ये समान अवसर का जिक्र किया गया है। और 31 में क्या था, इसमें संपत्ति के अधिकार था, जिसको हटा करके 300 के कम में रख दिया गया, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विधायी अधिकार है, इस चीज को रख लीजिए। अच्छा, भारत में जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, तो अनुच्छेद 123 के तहत, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार हैं, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार संविधान संशोधन विधेयक में संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, 35वां प्रश्न है दोस्तों, 35 नंबर कहता है कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, ध्यान में रखेंगे। ऐसा राज्य का राज्यपाल जो होता है दोस्तों संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इसकी अगर नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है कि भारत के संसद शासन को संसदीय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भारत के शासन को संसदीय, इसलिए कि 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 का ऑप्शन नंबर 4 यानी 2 और 3 यानी औपचारिक और कानूनी, राजनीतिक और नाम मात्र का। हाँ, ये बिल्कुल नाम मात्र का है, बाकी जो कार्य करता है वो तो सारे के सारे प्रधानमंत्री करता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 मैंने लगा दिया, ऑप्शन नंबर 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 38वां प्रश्न कहता है कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में, तो जब भी अगर समवर्ती सूची में कानून जब बनेगा केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर विरोध की स्थिति होगी तो वहां पर केंद्र का कानून जो है दोस्तों मान्य होगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो इसका 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। अच्छा, ये मानसून की बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानसून हवा यानी मानसून शब्द का खोज किसने किया था या मानसून हवा का खोज किसने किया था, तो आप नोट करेंगे हिप्पलस। किसने, हिप्पलस ने। कब, तो 45 ईस्वी में। कब, केवल 45 ईस्वी में हिप्पलस नामक व्यक्ति ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, तो भूटान का आधिकारिक भाषा है ऑप्शन नंबर 1 जोंगखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 बैकाल झील को जो है दोस्तों पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित जो है वो बैकाल झील का ही है। इसकी अगर गहराई की बात कर ले तो 1642 मीटर, अगर फीट में देखना चाहे तो 5387 फीट है, लिख लीजिए, ये काम देगा। 1642 मीटर 5387 फीट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, कहता है कि सीढ़ीदार खेती जिसको आप टेरेसिंग या फिर टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं अधिक होती है यानी किस क्षेत्र में, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो अभी तो मैंने बताया एनडीसी की जिक्र की गई है, तो अगस्त 1952 में। 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त यानी कि 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, यानी टैक्स का पूछ रहा है कि सबसे बेहतर टैक्स कौन सा है, तो ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 आयकर यानी इनकम टैक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45,
देखेंगे दोस्तों, कहता है कि परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात, जिसको वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, और खुला बाजार कार्यवाही यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है? तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये मौद्रिक नीति के साधन है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो आप लिख लेंगे, आप काम देगा, आरबीआई के द्वारा जो है मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, IMS-1 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, कहता है कि जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हरा करके जीता? ये VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ली सिफेंग, जो कि चाइना के रहने वाला है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? 48वां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल मूवमेंट है ना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चितानंद राजभट्टा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अजय लंबा के जांच में के लिए जो है इसको जांच कमेटी गठन किया गया था अध्यक्षता में, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि चीन के होंगझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किस भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया? ऑप्शन दिया हुआ हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि ट्रेड मिल टेस्ट क्या है? ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो 51 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। अगर हृदय की बात आती है तो एक रक्त परिसंचरण शब्द आपने सुना होगा। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो ध्यान में रखेंगे 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बॉर्लग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वाति नायक। जबकि वर्ष 2018 में, ध्यान में रखेंगे, वर्ष 2018 में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को विश्व का सबसे पहला कृषि पुरस्कार, यानी जिसको प्रोफेसर MS स्वामीनाथन यानी विश्व का कृषि पुरस्कार दिया गया था MS स्वामीनाथन को, ध्यान में रखेंगे। कौन सा पुरस्कार? कृषि पुरस्कार, ये विश्व का। कब? सबसे पहला व्यक्ति थे 2018 में MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो n², आप पढ़ते आए होंगे, बाकी ये फॉर्मूला पे काम करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार के डेटा जो है भंडारित पद्धति होती है? तो 54 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि सीडी की जो है दोस्तों, सीडी की साइज कितनी होती है, तो आप लिखेंगे अप टू यानी 700 MB तक। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दें कि डीवीडी की साइज कितनी होती है, तो डीवीडी की जो है दोस्तों साइज कितनी होती है? तो 4.7 GB तक, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, पेन ड्राइव की साइज कितनी होती है दोस्तों? तो पेन ड्राइव की दोस्तों साइज जो होती है वो 8 GB से लेकर के 228 GB तक पेन ड्राइव की साइज होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, एड्रिनल ग्रंथि से। इसी को हम इस ग्रंथि को एक और नाम से जानते हैं, जिसको एक एड्रिनल ग्रंथि से तो ये हार्मोन से निकलता है जीवन रक्षक। कौन सा हार्मोन? तो एड्रीनेलिन। क्या नाम है इसका? लिख लीजिए, एड्रीनेलिन, है ना। इस ग्रंथि का एक और नाम है हार्मोन का। इस हार्मोन का एक और नाम है जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है? आप जानते हैं कि मानव की कंकाल में जो है वो बोन्स का जो है मेन रोल होता है। तो इसमें कौन सा बोन्स का जिक्र किया गया?
ऑप्शन नंबर 2 जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक और इसमें तो जांघ की हड्डी की बात है, तो हड्डी से एक और पॉइंट आता है, आपने लिगामेंट्स का नाम सुना होगा, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक चीज तो आप जान लीजिए कि मनुष्य में टोटल पसलियों की हड्डियां की संख्या कितनी होती है, तो टोटल पसलियों की संख्या होती है 12। कितनी पसलियां होती है दोस्तों, 12। अच्छा, आप ये बताइए कि पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, तो पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी को हम स्टर्नम कहते हैं। आप लिख लीजिए, ये भी VI क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा, क्या होगा, तो जब लिफ्ट से आप जी ऊर्ध्वाधर की ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका अपना जो है व्यक्ति भार ज्यादा महसूस करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, कहता है मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है, तो ध्यान में रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीपटल लोब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधित विकार है, यानी गुणसूत्र संबंधित विकार है, तो आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अति रक्तस्राव यानी हीमोफीलिया, जो कि गलत है। ये गुणसूत्र कह रहा है, न कि इनहेरिटेंट की बात कर रही है, वंशानुगत की बात कर रहा है। तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 डाउन्स संलक्षण, जिसको डाउन्स सिंड्रोम कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, इसमें होता क्या है, तो इसमें 21वां गुणसूत्र जो है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, 21वां गुणसूत्र जो है वो 3 सूत्री हो जाता है। कितना कैसा होता है, त्रिसूत्री हो जाता है, ध्यान में रखेंगे, जिसे आप इसे जो होने वाला, इसे आप क्या नाम से जानते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगोलिज्म, लिख लीजिए, एक और नाम से इसको जानते हैं मंगोलिज्म, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसी स्थिति में इस रोग से होने वाले रोग से स्थिति होता क्या है, तो इसमें जो होता है ना, वो रोगी मंदबुद्धि, आंखें को टेढ़ी हो जाना, जीभ मोटे हो जाना, तथा जो शरीर का ढांचा होता है वो बिगड़ जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो मंगोलिज्म जो है एक नया वर्ड आया है आपके लिए, ये फेमस है, VVI क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, कहता है कि परावैगनिक विकिरण के दुष्प्रभाव हैं, क्या हैं, तो उपरोक्त में से सभी लगाइए। मनुष्य के रोग प्रतिरोध क्षमता का नष्ट हो जाना, बिल्कुल सही है। मोतियाबिंद हो जाना, बिल्कुल सही है। चमड़ी का कैंसर होना, यह भी सही है। और शैवाल उत्पादन के 6 से 12% कम होना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, देख लीजिएगा, कहता है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 62 का जो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 ओनली 1%। अगला प्रश्न है एक समान वृत्तीय गति में होता है, क्या होता है, तो 63 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 चाल अचर जबकि वेग चर होता है। चाल नॉन वेरिएबल और वेग वेरिएबल होता है। अगला प्रश्न है किस द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप तो पहले वाष्पन कट करेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वपातन लगाएंगे, आपके दिमाग में अगर आएगा ऊर्ध्वपातन लगाने के, तो ये भी आप कट कर दीजिएगा, ये कपूर वाला वगैरह में होता है। एक बच गया आपका आसवन और दूसरा संघनन, तो आपके दिमाग में और चल रहा होगा संघनन लगाने का, जो कि इसका आंसर गलत है, आप आंसर लगाएंगे आसवन। ये कह रहा है दूसरे स्थान में परिवर्तित कर देना, ठीक है, ना कि एक को आप वाष्प में बदल करके फिर वापस लाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, जबकि ये आसवन है, दूसरे स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 आसवन। अगला प्रश्न है कहता है कि नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, कैसे, तो 65 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 ऊर्ध्वपातन से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि केंचुए की मुख्य विसर्जित पदार्थ जो कि नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूरिया, ठीक है, न कि यूरिक एसिड लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, बल्कि क्या यूरिया। और आपको पता है कि केंचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है, और यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है दोस्तों, 46%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 67 का ऑप्शन नंबर 3 एंथोजोआ से जो दोस्तों कोरल बनता है। ध्यान में रखेंगे कोरल का मतलब क्या है, ये प्रवाल भित्ति की बात कर रही है, और अगर प्रवाल भित्ति का जिक्र आता है तो आपने ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जो प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ है। अच्छा, भारत में एक और केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, जो कि प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ है, वो कौन है, लिख लीजिएगा लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि रसायन विज्ञान में
प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो आप मैडम क्यूरी लगाएंगे, जो कि गलत है। प्रथम रसायन विज्ञान में पूछ रहा है, तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 4, जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको जो है दिया गया था सबसे पहले, ये भौतिकी के क्षेत्र में जो है विलियम रॉटजन को दिया गया था। ध्यान में रखेंगे, भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले कब दिया? ये तो रसायन के क्षेत्र में इनको मिल गया। और अगर फिजिक्स के मामले में बात करेंगे तो सबसे पहले किनको दिया गया था? तो विलियम, लिख लीजिए, विलियम रॉटजन को है सबसे पहले नोबेल अवार्ड दिया गया था। कब? 1901 ईस्वी में से जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, 1901 में से तो नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। विलियम रॉटजन याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, क्या कहता है? ये मैच कराना है। तो गोबर गैस है, इधर आपको रासायनिक फॉर्मूला दे रखा है केमिकल, तो आप लिख लीजिए गोबर गैस है। तो गोबर गैस का मैच कराएंगे, एक का ऑप्शन नंबर 3, तो ये तो इसमें तो ऑप्शन ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 69 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप मैच करा लीजिएगा। CH4 जो है गोबर गैस है, जबकि कोल गैस क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 H2 प्लस CH4 प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। और ध्यान में रखेंगे वाटर गैस, वाटर गैस में क्या होता है? तो वाटर में आप H2 मिलता है ना, इसके साथ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जोड़ दीजिए, सही हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस में N2 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जोड़ दीजिए, सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें तो क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑटोप्सी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां होता है? तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमाशय में। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? 72वां प्रश्न कहता है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच किसका मिश्रण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि धूप के चश्मा किसके बने होते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये क्रुक्स कांच का बना होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? कहता है कि प्लवमान जीन, ठीक है, प्लवमान जीन जिसको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बारबरा मैक्लिंटोक। किसने? बारबरा मैक्लिंटोक। अच्छा, ये वाटसन और क्रिक क्या कौन थे? तो ये डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को इन्होंने दिया था। जबकि ग्रेगरी मेंडल कौन थे? तो ये अनुवांशिकी के जनक थे, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक बच गया टॉमस हंट मॉर्गन, इनका भी जो था वो अनुवांशिकी में जो है मुख्य योगदान रहा था, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 74वां प्रश्न देखें दोस्तों, 74वां प्रश्न कहता है कि मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है? इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 वसा में जल प्रक्षिप्त होता है। ठीक है, अच्छा कोलाइड होता क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, बता रहा हूं मैं। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो सबसे पहले तो जान ले कि आदर्श गैस किसे कहते हैं? तो वैसे एलिमेंट जिसके अंतिम कक्षा में या तो 2 या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अपना ऑक्टेंट जो है ये कंप्लीट करते हो, तो ये आदर्श गैस कहलाते हैं। तो ये तो हम ऑप्शन से ही छांट लें कि किसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम पहले ही ऑप्शन में देख रहे हैं कि 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, ये है कौन? तो ये नियोन है, ध्यान में रखेंगे। इसका कितना होता है? परमाणु संख्या 10। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और निरंतर मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगला सेट मैं कल लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।